हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे एंड पढ़ाई लिखाई मजे में एकदम कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज टापुर उमर एंड आज का हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यार, वैन हॉफ फैक्टर। काफ़ी बोर्ड में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ऑल्सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम देन इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, सो क्या नाम है भाई टॉपिक का? वैन हॉफ फैक्टर। वैन हॉफ फैक्टर, ठीक है। सॉल्यूशंस का ये हमारा लास्ट वीडियो होगा। इसके पहले हम लोग सारी बातें अभी तक, सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, कंसंट्रेशन टर्म्स एंड जितनी भी भाई आइडियल, नॉन आइडियल, ग्राफ्स एंड ऑल, हम लोग सबके बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड दिस इज फाइनली द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो यस, लेट्स गेट स्टार्टेड। वैन हॉफ फैक्टर समझने के पहले समझते हैं ये आया क्यों, क्यों इसकी बात हुई। बच्चों, आप लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नाम सुना होगा, राइट? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी जो डिपेंड करती हैं किस पे? सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे, राइट? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे हम लोग कहते थे। लेकिन डिपेंड किस पे नहीं करती हैं? नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर, कॉम्पोजिशन, इन सब पे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके स्ट्रक्चर से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिर्फ और सिर्फ फर्क पड़ता है किससे? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स से, राइट? तो इन्हीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अभी तक। ये टोटल कितनी होती है? टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट? इन चारों को भी हम लोगों ने लाइन वाइज डिस्कस कर लिया था, जिनमें से पहला था हमारा रिलेटिव वाला, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड हम लोगों ने कौन सा पढ़ा था? हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। थर्ड हम लोगों ने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड द फोर्थ वन वाज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल द 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, राइट? अभी ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना बच्चों, अब ये कुछ ऐसा काम करती है कि हम सोचते कुछ है और होता कुछ है। यानी कि हमने तो सोचा कि हमने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स 50 डाले, लेकिन वो 100 का आंसर दे रहे हैं। मतलब जब हमने कैलकुलेट किया आंसर तो वो 100 का दे रहे हैं, ना कि 50 का। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लाइक 50 हमने केवल पार्टिकल्स डाले किसी एक सॉल्यूशन में, 50 पार्टिकल डाले सॉल्यूट के, लेकिन जब हमने कैलकुलेट किया, उसकी पूरी कैलकुलेशन जब हमने निकाली, वो 100 पार्टिकल्स हम लोग को दिख रहे थे कैलकुलेशन में। वही होता है, या 50 बोला और 10 दिख रहे थे। तो जो हम लोग पार्टिकल्स को डाल रहे हैं वो कैलकुलेशन के बाद कुछ अलग नंबर दिखा रहा है, या तो यार ज्यादा दिखा रहा है या तो कम दिखा रहा है। इसीलिए यही चीज बताने के लिए आया हमारा वैन हॉफ फैक्टर, ठीक है। अभी धीरे धीरे आपको और अच्छे से समझाते हैं भाई। सो आर यू रेडी फॉर द टॉपिक? ठाणा, ये रहा हमारा टॉपिक। तो बच्चों, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ये कुछ एबनॉर्मल, राइट? जैसे मम्मी पापा कहते हैं ना आप लोगों को, अरे यार ये बेवकूफ हो क्या, एबनॉर्मल तरीके से काम कर रहे हो इतना, ठीक है? नहीं भी कहते होंगे, ओके। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है, बहुत ध्यान से इन लाइंस को पढ़ना समझना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो होती हैं जो किस पे डिपेंड कर रही होती हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, ठीक है। नाउ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डू नॉट डिपेंड ऑन द कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। अगेन सेम बात, when a solute dissociates or associates, now this is very important, both these two words are very important, dissociates and associates। आपको दोनों का मतलब पता होगा। dissociate ब्रेक होना, associate फॉर्म होना, ठीक है। तो जब solute dissociate या associate होगा in a solution, the number of particles are changed, राइट? एज आई टोल्ड यू कि भाई या तो पार्टिकल्स ज्यादा दिख रहे हैं या तो पार्टिकल्स कम दिख रहे हैं। किससे ज्यादा या कम? जो हम लोगों ने सोचा। हमने इतने पार्टिकल डाले हैं यार, आंसर तो ये आएगा। लेकिन जब हमने आंसर देखा उससे ज्यादा आ गया या कम आ गया, ठीक है। वो इसीलिए होता है बच्चों, क्योंकि जब हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को एक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो या तो डिसोशिएट कर जाएगा या तो एसोसिएट। इज दिस थिंग क्लियर? या तो टूट जाएगा या तो फॉर्म हो जाएगा। वही बात से पता चलेगा, वही चीज से हमें पता चलेगा पार्टिकल्स जो हैं वो चेंज हो गए। हमने एक डाला, वो ब्रेक होके 2 में हो गया। फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से भी आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने NaCl डाला, ठीक है। वो Na+ में ब्रेक हो गया प्लस Cl- में। हमने एक डाला था, टोटल 1 और 1 हमको 2 मिल गए, 2 पार्टिकल्स मिल गए।
राइट हमने एक पार्टिकल डाला NaCl का और हमें मिला क्या, 2 पार्टिकल Na+Cl- के। फिलहाल ये तो डिसोशिएट हो गया। नाउ therefore in such cases have normal results of colligative properties are obtained। abnormal होगा यहाँ पे बच्चों, इन केसेस पे abnormal रिजल्ट मिलते हैं, ऐसे रिजल्ट्स जो हम लोगों ने सोचे नहीं होते, दे आर नॉट नॉर्मल फॉर अस, जिन्होंने कैलकुलेट करके सोचा कि यार ये आएगा लेकिन ये आया नहीं। ठीक है, तो यही चीज़ होती है हमारी एबनॉर्मल इफेक्ट, यही चीज़ बताती है एबनॉर्मल पार्टिकल्स के बारे में, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, कि हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो मैम ये पढ़ा है लेकिन हमारा आंसर मैम ये नहीं आ रहा। अगर आप ये बोलोगे तो उसका मतलब है वैंट ऑफ फैक्टर वहाँ पे आ रहा होगा, या तो आपने जो पार्टिकल्स डाले हैं वो डिसोशिएट, और या तो जो आपने पार्टिकल्स डाले हैं वो एसोशिएट कर गए होंगे। इज दिस थिंग क्लियर? नाउ व्हेन सॉल्यूट इज एन इलेक्ट्रोलाइट, राइट, इट डिसोशिएट्स टू गिव आयंस। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो एक इलेक्ट्रोलाइट था, Na+ और Cl- में ब्रेक हो गया तो वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा। अगर कोई सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट है तो वो आयंस में ब्रेक हो जाएगा। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द इन द सॉल्यूशन आर इंक्रीज। आपको अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, सेम उसी से समझ लो भाई। हमने NaCl लिया, किसमें ब्रेक हुआ, Na+ Cl-, इसमें ये ब्रेक हो गया 2 में। तो क्या हमने देखा कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं वो बढ़ गए, इंक्रीज कर गए? यस मैम, देखा हमने, बिल्कुल। यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 हो गया। सो आयंस बिहेव लाइक मॉलिक्यूल्स इन प्रोड्यूसिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आयंस मॉलिक्यूल की तरह मतलब एज अ मॉलिक्यूल वो वर्क करने लगता है। जैसे कि अब ये सारी चीज़ें बस एक एग्जाम्पल में है। यहाँ पे हमने आपको बोला ये 2 बन गए, तो ये 2 मॉलिक्यूल ही तो हमने बोल दिया, और क्या बोला, यही तो बात करी। आयंस behave like molecules in producing colligative properties. Due to these increase in the number of particles, the observed value of the colligative properties are higher than expected. ठीक है, हमने सोचा था 1 है, हमने उसको जब आंसर देखा तो वो हमारा 2 आया, 2 पार्टिकल उसमें निकल के आए। तो हमने समझ गया कि जो चीज़ हमने डाली अगर वो इलेक्ट्रोलाइट होगी तो आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगी। आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगी तो यानी कि पार्टिकल्स इंक्रीज करेंगे हमेशा। पार्टिकल्स क्या करेंगे, हमेशा इंक्रीज करेंगे, कभी डिक्रीज नहीं करेंगे। ठीक है, नाउ हम लोगों ने बोला इसको एज अ मॉलिक्यूल हम कंसिडर करेंगे, और हमने ये बोला कि जब हम इसको देखेंगे तो हमने जो सोचा होगा हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू से कुछ अलग आई होगी। इज दिस थिंग क्लियर? नाउ सिंस मोलर मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों ये जो मोलर मास होता है हमारा, ये जो मोलर मास होता है, मोलर मास बोल लो, मॉलिक्यूलर मास बोल लो, ये बच्चों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। जस्ट अ सेकेंड, आई थिंक आई शुड राइट इट हियर। जो आपका मोलर मास होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि अगर मोलर मास बढ़ रहा है तो आपकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कम होती है इनवर्सली। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज लोअर दैन इट्स नॉर्मल वैल्यू, इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है भाई, हमने सोचा ये मास निकलेगा लेकिन निकला कुछ इस तरीके से, कम निकला। क्यों? क्योंकि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फिर से मैं एक बार ये बात बताती हूँ आपको, अगर इफ़ इन केस कोई सॉल्यूट में हमने एक ऐसी चीज़ डाली जो एक इलेक्ट्रोलाइट है, अगर सॉल्यूट एक इलेक्ट्रोलाइट है, सॉरी सॉल्यूशन में हमने एक ऐसी चीज़ डाली जो कि सॉल्यूट है हमारा, जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, याद रहेगा, तो वो क्या करेगा, आयंस के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। जब वो आयंस के फॉर्म में ब्रेक होगा तो यानी कि डिसोसिएशन हुआ, टूटा, और डिसोशिएट होता तो हमने क्या बोला कि हमारे पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज कर जाएंगे। ठीक है, नाउ इंक्रीज कर जाएंगे तक की बात हो गई। आयंस जो है वो एज अ मॉलिक्यूल बिहेव करेंगे, ऑल्सो दिस इंक्रीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज हायर देन एक्सपेक्टेड। हमने सोचा था ये आएगी, और क्योंकि इंक्रीज हो गया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आंसर हमारा कुछ ज्यादा आएगा, हाइयर आएगा। नाउ क्योंकि मोलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हमारे किसके किसके, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के, तो हम बोलेंगे कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे, वैल्यू ऑफ द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, जो भी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट होगा वो हमेशा क्या आएगा, कुछ कम आएगा। क्यों कम आएगा बच्चों? हमने यहाँ पे बोला ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर रही है और ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये अपने आप डिक्रीज कर जाएगा। ये इंक्रीज करने पे मोलर मास अपने आप डिक्रीज हो जाएगा। इसको बोलेंगे एबनॉर्मल मोलर मास। हमने सोचा ये, हुआ ये, तो एबनॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल
एबनॉर्मल मोलर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास भी आपने जान लिया। तो डिसोसिएशन आपको समझ में आ गया होगा। डिसोसिएशन मतलब ब्रेक होना, डिसोशिएट होना, टूटना। इज दिस थिंग क्लियर? तो डिसोशिएट कब होगा? जब कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा वो आयंस के फॉर्म में ब्रेक होगा। नाउ नेक्स्ट इज association. When solute molecules associate, the number of solute particles in the solution decreases. सिंपल सी बात है भाई, हमने डाले 2 मॉलिक्यूल्स और वो बन गए एक। हमने Na+ डाला प्लस Cl- डाला, बन गया NaCl। ठीक है, हमने डाला कुछ ऐसी चीज जो हमारी अलग अलग थी, मतलब ज्यादा फॉर्म में थी, और वो एसोसिएट कर गए, मिल गई। ये मैंने एक जस्ट एन एग्जांपल ये चीज बोल दी, ऐसा है नहीं, आयंस नहीं है यहाँ पे। मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको बताया कि हमने 2 ऐसी चीज डाली जो जाके एसोसिएट हो गए इन अ सॉल्यूशन, दे गेट एसोसिएटेड, फॉर्म हो गए, मिल गए, और इससे क्या होगा? हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बोला? व्हेन अ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स एसोसिएट, द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स हमारे कम हो जाते हैं। द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज लोअर देन एक्सपेक्टेड। हमने जो सोचा था उससे कुछ कम आएगी, ये तो हमेशा की बात है ना। हेंस मोलर मास डिटरमाइंड इज हायर। अब देखो बच्चों, हमारा मोलर मास कॉलिगेटिव पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो अगर ये अब कम हो रहा है तो मोलर मास ज्यादा हो जाएगा, राइट? तो वो बोल रहा है हेंस मोलर मास डिटरमाइंड इज हायर दैन द नॉर्मल वैल्यू, इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मोलर मास। ये एसोसिएशन के टाइम पे एबनॉर्मल मोलर मास होगा और वो डिसोसिएशन के टाइम पे। तो डिसोसिएशन के टाइम पे हमने क्या जाना कि जब डिसोसिएशन होगा मैम, तो हमने ये जाना कि मोलर मास डिक्रीज करता है, और जब एसोसिएशन होगा तो हमने जाना मोलर मास इंक्रीज करेगा। जब डिसोसिएशन की हम बात करेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमारे इंक्रीज कर रहे होंगे, हमने डाला कुछ, वो डिसोशिएट हो गए, बढ़ गए। और एसोसिएशन के टाइम पे हमने डाले ज़्यादा और वो एसोसिएट कर गए, ज़्यादा मिल गए एक साथ, तो क्या हो जाएगा? वो एसोसिएशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज करते हैं एसोसिएशन में। इज दिस थिंग क्लियर? नाउ 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 अब ये जो ये वाली बात लिखी है हम आपको समझाएंगे जब नेक्स्ट चीज़ आप समझोगे। वैन डर हॉफ फैक्टर, इसी चीज़ के लिए जो एबनॉर्मल आपने चीज़ें पढ़ी, इसके लिए बनाया गया वैन डर हॉफ फैक्टर। क्या होता है ये? टू डिटरमाइन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूट विच डिसोशिएट और एसोसिएट इन अ सॉल्यूशन, वैन डर हॉफ फैक्टर इज इंट्रोड्यूस्ड। इसको लाया गया, क्यों लाया गया समझ गए ना? ताकि हम देख पाए कि ये डिसोसिएशन और एसोसिएशन जो हुआ है, जो पार्टिकल ज्यादा या कम हुए हैं, या जो भी चीज़ उसमें हो रही है वो क्यों हो रही है, कितनी हो रही है, कितने गुना हो रही है, कितने गुना पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, राइट? कितने टाइम्स पार्टिकल्स, यू कैन ऑल्सो से इट एज हाउ मेनी टाइम्स the particles are increasing or decreasing. पार्टिकल्स कितने टाइम्स कम हो रहे हैं या ज्यादा हो रहे हैं, ज्यादा या कम, ठीक है? ये इसीलिए लाया गया वैन डर हॉफ फैक्टर। फिर से कैन आई रीड इट अगेन? टू डिटरमाइन द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्यूट which dissociate or associate in a solution, Van der Waals factor is introduced, और इसको हम डिनोट करते हैं हमारे I से, it is denoted by small I. This is your Van der Waals factor, ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, जो कह रहा है आपसे कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स after dissociation or association divided by number of particles before dissociation or association. After, before याद रखना, ठीक है? आफ्टर ए पहले आता है, याद कैसे रखोगे? ए बी सी डी, तो सबसे पहले ए आता है तो ऊपर ए रहेगा, ठीक, और नीचे बी रहेगा, ए अपॉन बी। बस ऐसे ही आपको इसका फॉर्मूला याद रखना है, आई इज इक्वल्स टू ए अपॉन बी, ठीक है? आफ्टर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने जब डाल दिया उसको एक सॉल्यूट को, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल डिसोशिएट या एसोसिएट हुए डालने के बाद, डिवाइडेड बाय कितने थे पहले, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। इज दिस थिंग क्लियर? नाउ यू कैन ऑल्सो से इट एज एबनॉर्मल या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक, या तो जो आपने एक्सपेक्ट की थी, डिवाइडेड बाय नॉर्मल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है?
सॉरी एक्सपेरिमेंटल वाली वैल्यू, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, नॉर्मल मोलर मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड या एक्सपेरिमेंटल मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। बेसिकली जो आपको सबसे ज्यादा यूज में आएगा फॉर्मूला वो पहला वाला है, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक। इज दिस थिंग क्लियर नाउ? तो ये चीज आपको याद रखनी है। कोई पूछे वैन डॉर्फ फैक्टर होता क्या, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या याद रखोगे, हाउ मेनी टाइम्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कितने गुना, कितने टाइम बढ़ रही है या कम हो रही है। ना modified formulas of colligative property. So as we have already discussed are all the 4 colligative properties. Now we need to understand कि जब वैन डॉर्फ फैक्टर आ गया तो उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या चीज आएगी। बहुत इजी सी चीज है, कुछ नहीं करना है, अभी बताते हैं, बस आप पहले ये रीड करते हैं, ठीक है। नॉर्मल मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट इज इक्वल टू द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट्स। जस्ट अ सेकेंड। Normal molar mass of solute is equal to the sum of atomic masses of the elements present in the solute molecule. भाई नॉर्मल हम लोग मोलर मास या मोलिकुलर मास जिसको हम बोलते हैं कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल हमें CO2 का मोलिकुलर मास निकालना है, मोलर मास निकालना है, तो हम बोलते हैं यार 12Ca प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 16 2 32, तो मैम 44 इज द मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो नॉर्मल तो निकालते हैं सम करके सारे एलिमेंट्स का। Abnormal molar mass is calculated by using an experimentally determined value of colligative property, ठीक है। अगर हम एबनॉर्मल मोलर की मास के, नॉर्मल मोलर मास समझ लिया, एबनॉर्मल अगर मोलर मास है तो वो डिटरमाइन किया जाएगा बाय यूजिंग एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाएगा, जो एक्सपेरिमेंटली निकल के आएगा उससे पता चलेगा, ठीक है। इन केस ऑफ एसोसिएशन या डिसोसिएशन द फॉर्मूला यूज्ड फॉर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर एंड दिस now this is what this is your 4 colligative properties, this एंड दिस, यानी कि जो चेंज आया है, ठीक है। सो व्हाट इज क्या होती हैं 4, पहली रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, द सेकेंड वन इज योर osmotic pressure, third is your depression in boiling point, sorry elevation in boiling point and then depression in freezing point, right। ये 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने अभी तक जानी। अब इन प्रॉपर्टीज में बच्चों कुछ ना कुछ या तो भाई पार्टिकल्स एसोसिएट होंगे या तो डिसोसिएट होंगे, तो हम बोलेंगे ये जो हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं इनमें कुछ चेंजेस आता है। दैट चेंज टू डिटरमाइन दैट चेंज वी हैव फाउंड वैन हॉफ फैक्टर, हमें मिला वैन हॉफ फैक्टर। सो करना क्या, सिंपल सी लाइन, what you have to do is boiling point, depression and freezing point, this in each formula the number of moles is to be multiplied by Van 't Hoff factor। हर एक में नंबर ऑफ मोल्स थे, क्यों मैम, क्यों थे, क्यों होंगे आप बताइए बच्चों, क्यों नंबर ऑफ मोल्स सब में थे, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो नंबर पे डिपेंड करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स तो सब में ही होगा, बस फर्क क्या होता है, किसी में मोलैरिटी होता है, किसी में मोलैरिटी होता है और किसी में मोलैलिटी होता है। फर्क क्या होता है मोलैरिटी मोलैलिटी में बच्चों, मोलैरिटी आपका नंबर ऑफ मोल्स पे दोनों डिपेंड कर रहे होते हैं, बस ये वॉल्यूम यानी कि वॉल्यूम रिलेटेड होता है और ये हमारा मास रिलेटेड होता है, ठीक है, याद रहेगी ये बात। नाउ तो इससे भी हमें कोई अभी वो बात नहीं करनी है, वो बोल रहे हैं कि जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, एन जहाँ पे होगा, नंबर ऑफ मोल्स जहाँ पे होगा, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है आई को। You just and just need to multiply the whole number of molecules या moles into I. And hence we'll get our all the new formulas of all the 4 colligative properties. Okay, let's watch कि क्या हुआ है यहाँ पे। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का हमारा फॉर्मूला था P0A माइनस PS डिवाइडेड बाय P0A। व्हाट इज दिस P0A PS, यू शुड नो दिस, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा, यही मान के मैं चल रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो P0A माइनस PS डिवाइडेड बाय P0A इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला हमारा नॉर्मल यहाँ तक होता था, देखो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला होता था, लेकिन हमने बोला मल्टीप्लाई द होल थिंग वेयर n इज बीन प्लेस्ड, n हैज बीन प्लेस्ड, n यानी कि हमारा नंबर ऑफ मोल्स जहाँ पे रखा होगा उसको हमको i से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों यहाँ पे m ऊपर रखा हुआ है, ठीक, तो यहाँ पे हम i से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नाउ फॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वी हैव, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला बच्चों क्या होता था, TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M। This is the formula for elevation in boiling point and this M is your molality, right?
m इज योर मोलालिटी, तो यहाँ पे m लगा होता है, तो kb इंटू डब्ल्यू। अब ये w ये m क्यों आया, इसमें तो टेंशन नहीं है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। दिस गिवन मास is represented by W and molar mass is M। ठीक, याद रहेगा, N गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो जहाँ जहाँ आपको गिवन मास अपॉन मोलर मास है ये सब, ये जब W अपॉन ये दिख रहा है ये सब गिवन मास अपॉन मोलर मास है। ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ये W कहाँ से आया, तो मेरे भोले भाले बच्चों हमारे मोलालिटी का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, मास और नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स of solute divided by mass of solvent in kg। तो ये ऊपर kg को कन्वर्ट किया है, यानी कि ग्राम में अगर है तो ऊपर 1000 और डिवाइडेड बाय कैपिटल W। तो ये सब फॉर्मूला डेराइव किए गए केवल और केवल नंबर ऑफ मोल्स या मोलारिटी के फॉर्मूला आप याद रख लो। मोलारिटी या मोलालिटी दोनों में लग रहा होता है, दोनों मतलब चारों में मोलारिटी या मोलालिटी से रिलेटेड चीज़ें लग रही होती हैं, तो उसको कन्वर्ट कर देते हैं केवल उसके फॉर्मूला में, यानी कि डायरेक्ट m की जगह ये सब लिख देते हैं, ताम झाम वाले काम। आपको ये सब याद हो गया होगा अभी तक। नाउ तो क्या देखा, यहाँ पे भी I से मल्टीप्लाई कर दिया गया और हमको पता चल जाएगा क्या इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। नाउ बचे हुए दो, कौन कौन से बचे, हमारा फ्रीजिंग पॉइंट वाला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू K ऑफ F इंटू M, राइट। ये क्या होता था, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, वहां Kb क्या होता था, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ये क्या है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। नाउ दिस Kf इंटू M, तो यहाँ पे भी देखो I से बच्चों मल्टीप्लाई कर दिया है, क्लियर होगी ये बात। यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता था, पाई इज इक्वल्स टू MRT, पाई इज इक्वल्स टू MRT, राइट। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे N और V क्यों लिखा है, तो बच्चों ये M क्या होता है, मोलैरिटी, तो स्मॉल n डिवाइडेड बाय V इंटू R इंटू T, पाई पाई। तो यहाँ पे हम बोलते थे पाई V इज इक्वल्स टू NRT। ठीक, तो ये वो चीज़ लिखी है, पाई V इज इक्वल्स टू NRT, सॉरी। और यहाँ पे जो NRT, अब हमने बोला कि जहाँ नंबर ऑफ मोल्स उसको I से मल्टीप्लाई कर दो, तो I NRT हो जाएगा। कितना सिंपल है, देखो आपको आपको चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज याद रखनी है। उन्हीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जब आप मल्टीप्लाई करते हो I को, और मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर करना, क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स को ऊपर लेते हैं हमेशा, राइट। तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है आपको I से, या याद करो नंबर ऑफ मोल्स जहाँ होगा वहाँ पे I से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सी ये चीज़ है, वेंट ऑफ फैक्टर्स, नथिंग टफ एट ऑल, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं होगा बहुत ज़्यादा। ठीक है, नाउ अब बच्चों ये सब मैं नहीं समझाऊंगी आपको भाई, W नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला रख दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बस और कुछ भी नहीं किया गया, सिंपल W या मतलब नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पुट कर दिया गया। तो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के आपको फॉर्मूलाज देखने को मिलता है। और जब बच्चा ना ट्यूशन, कोचिंग या स्कूल में कोई चैप्टर नहीं पढ़ता, उसके पहले वो बुक खोलता है बेचारा। मैं तो ऐसी थी यार, जब मैं एकदम स्टार्टिंग में 12th में जोश, तो 11th के बाद तो जोश बहुत भयानक वाला आता है, राइट। होता नहीं, कह रहे यार अब इस बार तो बोर्ड है एकदम, ये कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, सब कुछ दुनिया धरती हिला देंगे और बहुत अच्छे नंबर ले आएंगे, और ये कह के बुक खोलते हैं। तो जब देखते हैं अरे बाप रे यार, एक चैप्टर 70 पेज 100 पेज इतना बड़ा, फिर पता चलता है उसमें कंटेंट इतना सा है, बस इतना सा समझना है और ये पूरा चैप्टर हमारे हाथ में है। होता यही है, बस हम बुक देख के डरते हैं, हम ये सोच के डरते हैं अरे यार। लेकिन जब व्हेन वी वेंट टू द स्कूल एंड द कोचिंग सेंटर्स एंड ऑल टीचर्स सब जब मिलते हैं, तो इसीलिए आपको वो गाइड करते हैं, ये चीज़ें पढ़नी, ये चीज़ें समझनी है, तो फिर ईजी लगने लगता है। तो ऐसी बुक में आप अगर कभी खोलोगे तो कभी एक चीज़ के 4 फॉर्मूले 5 फॉर्मूले, बस वो कुछ नहीं होता। आपको एक फॉर्मूला जानना है, उसी में रखते जाना है, उठा उठा के बस रखते जाना है सारी चीज़ों को। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों में बस एक ही बात लग रही और कुछ भी नहीं। नाउ दिस माइट बी क्लियर टू यू, जस्ट अ सेकेंड। तो ये भी आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग बिफोर मूविंग ऑन टू आवर क्वेश्चंस। आई वांटेड टू टेल यू कि ये जो क्वेश्चंस है ना, मैं बहुत टिपिकल नहीं लेती हूँ, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं लेती हूँ। इस टाइम पे आप लोग भी खुद सोचते होगे कि अरे यार इतने ईजी क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। दिस इज जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ओनली।
सिर्फ और सिर्फ कैसे वैल्यू रखनी है, क्या करनी, क्वेश्चंस का एक अलग से पूरा सेपरेट वीडियो हर एक टॉपिक का आएगा। अब मैं एक वीडियो में अगर आपको ऐसा, तो मैं कितने क्वेश्चन करा दूं, आप सोचो, एक टॉपिक से रिलेटेड मैं 100 क्वेश्चन करा दूं आपको, विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट? क्योंकि वीडियो कंटेंट का भी कुछ टाइम एक एग्जैक्ट होता है ना, वो डिसाइड किया जाता है। उससे देर का भी वीडियो नहीं हो सकता कि मैं आपको 4 घंटे एक वीडियो दे दूं या 1 शॉट अभी से करने लगूं, दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट? तो इसीलिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं, दे आर जस्ट टू टेल यू, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि यार वैल्यूज कैसे रखी जाती हैं, क्या करना है, सिंपल। इट इज नॉट टू टेल यू कि यार यही क्वेश्चंस आते हैं या यही क्वेश्चंस जो हमने दे दिए यही क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि जो अभी तक पूरी बातें आपको समझाई गई हैं वो इस तरीके से यहाँ पे लगती हैं, ठीक है। नाउ बिफोर मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, आई रिमेंबर कि मैंने ये वाली एक चीज छोड़ दी थी, राइट? चलो इसको समझाते हैं बच्चों। यहाँ पे लिखा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा। ये जो अल्फा लिखा हुआ है ये होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, degree of dissociation. And what is this degree of dissociation? It is simply the number of moles, कितने ज़्यादा बढ़े या कम हुए, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपके कितने कम हो रहे हैं या ज़्यादा हो रहे हैं, वही होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सिंपली, कुछ भी नहीं होता। नाउ ये जो आई, नाउ व्हाट इज आई? वैन ऑफ फैक्टर। व्हाट इज आई? वैन ऑफ फैक्टर। तो ये जो वैन ऑफ फैक्टर होता है बच्चों, या तो ये इक्वल टू 1 होगा, या तो लेस देन, और या तो ग्रेटर देन। या तो 1 से ज्यादा होगा मैंने कहा, या तो कम होगा, और या तो इक्वल होगा, ठीक है। अगर ये इक्वल है तो बच्चों ना ही तो डिसोसिएशन हो रहा होगा ना ही तो एसोसिएशन, ठीक। जो हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये नॉर्मल का केस हो गया कि हमारा सॉल्यूट ना ही तो डिसोशिएट कर रहा होगा ना ही तो एसोसिएट कर रहा होगा, ठीक है। सेकेंड, अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है बच्चों तो वो डिसोशिएट कर रहा होता है। इफ आई इज ग्रेटर देन 1 सॉल्यूट डिसोशिएट्स इन सॉल्यूशन, बढ़ रहा होगा। आई की वैल्यू 1 से बड़ी है, अभी निकाल के आप देखोगे आपको अपने आप समझ में आएगा। अगर 1 से बड़ी है तो सॉल्यूट में डिसोशिएशन हो रहा होगा, डिसोसिएशन। अगर लेस है तो सॉल्यूट में एसोसिएशन होगा। याद हो गया ना भाई? कैसे याद करना है? इक्वल तो मतलब कुछ भी नहीं, ज्यादा डिसोशिएट, ज्यादा तो टूट रहा होगा, कम तो बन रहा होगा, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू आवर क्वेश्चन which says calculate the osmotic pressure of an aqueous solution obtained by dissolving this gram CaCl2 in 1 liter solution at 27 degree Celsius. So what is given to us? जरा न्यू स्लाइड ओपन करते हैं। हम लोग को सबसे पहले दिया ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है जो कि डिसॉल्व करा है हमने 11.1 ग्राम ऑफ CaCl2, 11.1 ग्राम CaCl2, ठीक है। तो दिख रहा है मास है, मास गिवन है। 1 लीटर सॉल्यूशन एट 27 डिग्री, 1 लीटर सॉल्यूशन 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। So this might be our volume, this is mass and this is temperature, okay. Now molar mass of CaCl2 is 11.1. It is wrong, it will be 1 and 1, 111. मोलर मास 111 गिवन है, ठीक है। नाउ आर की वैल्यू हमें दी है 0.0821, आर इज इक्वल्स टू 0.0821, ठीक है। और कुछ दिया है? सॉल्ट इज कंप्लीटली डिसोशिएटेड इन वाटर, सॉल्ट कंप्लीटली डिसोशिएट किया गया वाटर में। अभी समझाते हैं, बहुत अच्छे से समझना। हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, पाई की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले तो फॉर्मूला याद करो यार, क्या होता है? पाई इज इक्वल्स टू MRT होता है, तो डायरेक्ट लिख दें N/V, या पाई V इज इक्वल्स टू NRT, ऐसे बोल लो। ये हमारा फॉर्मूला है। क्या हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये जो CA, और हम लोग यहाँ पे I भी लगाएंगे बच्चों, डिसोसिएशन या एसोसिएशन की बात हुई है, कंप्लीटली डिसोशिएट हो रहा है, टूट रहा है, क्या हम ये लगाएंगे? अब देखना कितने अच्छे से ये क्वेश्चन होगा आपका। हमें पता है बच्चों कि ये जो हमारा CaCl2 है ये कैसे होगा डिसोशिएट? Ca2 प्लस Cl-1, यहाँ पे 2Cl होगा, राइट। कुछ इस तरीके से होगा। क्या बच्चों हम ये बोल सकते हैं अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? क्या अगर हम बिफोर की बात करें तो वो कुछ ऐसे होगा, यहाँ पे अल्फा -1, यहाँ पे
अल्फा और यहाँ पे 2 अल्फा, अल्फा -1 अल्फा और 2 अल्फा, ये अल्फा -1 अल्फा 2 अल्फा क्या बात हो रही है बच्चों, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। लेकिन ये बिफोर नहीं है, सॉरी तो आपका आफ्टर हो गया। बिफोर की तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा 1 था, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, यानी कि अगर हम इसको एक तरीके से बोलें तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। भाई बिफोर की बात हो रही है ना, बिफोर तो ब्रेक ही नहीं हुआ होगा, बिफोर में हम कोई मतलब नहीं करना। आप आफ्टर पे आओ, आपको इससे कोई मतलब नहीं, आप आओ आफ्टर पे। अल्फा -1 अल्फा एंड देन 2 अल्फा, यानी कि अगर हम सब कुछ नजरअंदाज कर दें, सब कुछ, कुछ भी ना सोचें और नॉर्मल फॉर्मूला बोलें कि आई होता है जितने भी आफ्टर होंगे, डिसोसिएशन है यहाँ पे तो डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय बिफोर डिसोसिएशन। ठीक है, तो हम बोल देंगे भाई आफ्टर में एक यहाँ है, 2 यहाँ है, टोटल 3 हो गए, राइट। आफ्टर में एक ये टूटा, 2 ये टूटे, तो 1 + 2 = 3 डिवाइडेड बाय, नीचे तो भाई बिफोर डिसोसिएशन तो हमने 1 ही रखा था, डिसोसिएशन के पहले तो हमने 1 रखा था, तो 3 डिवाइडेड बाय 1 = 3। हमारी आई की वैल्यू यहाँ से 3 निकल के आएगी, आई विल बी इक्वल्स टू 3 ओनली। तो यहाँ पे हम बोल देंगे कि हमारी आई आ गई है 3 के इक्वल। ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है? आपको कुछ नहीं करना है। देखो डिसोसिएशन आपको पता था ना, आयंस के फॉर्म में ब्रेक होगा एंड देन वी आर गोइंग टू कंसिडर इट एज अ मॉलिक्यूल ओनली। तो बस वही करते हैं, आई इज इक्वल्स टू 3, बस सिंपली फॉर्मूले में पुट करना है। पाई इज इक्वल्स टू, पाई की वैल्यू निकालना है आई इंटू एन। N is your number of moles which is given mass upon molar mass. Given mass 11.1, molar mass 111, 111 into R 0.0821। ये तो वैल्यू आपको याद रखनी है, R कांस्टेंट होता है 0.0821। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट थिंग, टेम्परेचर। बच्चों 27 है, वी विल ऐड 273 ऑन 27, दिस विल बी इक्वल टू 300 केल्विन, 300 केल्विन इनटू वॉल्यूम। बच्चों क्या था, लीटर ऑलरेडी गिवन है, 1 लीटर। सो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, राइट। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है। अभी इसको क्या करूं, सॉल्व करूं, दिस डिवाइडेड बाय 10 एंड देन 1 2 3 4 एंड देन 1 2 क्रॉस एंड देन दिस 1 been cancel, okay 9, 821 into 9, 7389 divided by 1000. So the answer will be I guess 7.389। और प्रेशर है तो आप नॉर्मल क्या लिख दोगे, ATM, 7.389। दिस माइट बी द आंसर। आई डोंट हैव कैलकुलेटर, आई हैव कैलकुलेटेड इट जस्ट लाइक दिस। पॉइंट हटेगा 1 0 1 2 3 4 एंड देन 1 2 3 4, 2 zeros are getting crossed and then 3 zeros are there, 1 1 1। Yes, I guess it is the correct answer। 3 3s are 9, 9 2 1s are 9, 9 2s are 8। हाँ करेक्ट है, 7.389 ATM will be the answer, 7.389। क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बस इसी तरीके से आपको देखना है बिफोर एंड आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, और सिंपल तरीके से आई से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। नाउ व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, calculate the freezing point of 0.01 मोलल and NaCl aqueous solution। ठीक है, 0.01, तो 0.01 मोलल यानी कि सिंपल m की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है आपको, m की वैल्यू डायरेक्ट गिवन, मोलालिटी डायरेक्ट गिवन है, ठीक है। और भी कुछ बोला था उसने NaCl के बाद, aqueous solution assume completely dissociation of salt, Kf दिया है 1.8, K of F यानी कि हमारा cryoscopic constant is 1, what was it, 1.08, 1.8. Now NaCl, they are talking about NaCl, so can we assume Na plus Cl minus में ब्रेक हुआ होगा, तो क्या हमारी यहाँ से I की वैल्यू 2 आ गई डायरेक्टली? डू वी नीड टू सॉल्व इट मोर फर्दर, कुछ हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत है? हमको सिंपल पता I की वैल्यू 2 है। जो इजी क्वेश्चन है बच्चों, आपको कोई टाइम नहीं लगेगा उस पर सोचने में, समझने में, और ये इजी ही क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्ट हमने आई की वैल्यू बोल दी यहाँ पे 2, आई विल बी इक्वल टू 2। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं अपना कि डेल्टा टी एफ का फॉर्मूला होता है हमारा K of F
इंटू एम, राइट। तो यहाँ से हम बोल देंगे कि हमारा डेल्टा टी एफ इक्वल हो गया के ऑफ एफ इज योर 1.8 इंटू एम इज गिवन एज 0.01 इंटू आई इज, यहाँ पे आई से बच्चों मल्टीप्लाई कराएंगे हम, ये फॉर्मूला है हमारा, इंटू आई इज योर 2। तो हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे एंड 2 zeros आर गोइंग टू बी देयर। 18 इंटू 2, just a second, I think I should write it here. Delta T of F is equals to 36 divided by 100. Is it correct? यहाँ पे 2 0, just a second, यहाँ से 2 पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 1 लगेगा, divided by 1000. So the answer will be equal to 0.036. Am I correct? Just a second. 0.01. Where was the question? 0.1. Just a second, yaar. I have taken the wrong value. 0.1 will be there. तो यहाँ पे 0.1 हो जाएगा. सीधा कैलकुलेशन है यार. ये आपका हो जाएगा 0.1 एंड यहाँ से जब पॉइंट लगेगा 1 0, यहाँ से पॉइंट हटा 1 0. 18 2 36 डिवाइडेड बाय 100. द आंसर विल बी इक्वल टू 0.36. दिस विल बी द आंसर. ओके, सो यस, ये थे आपके कुछ इजी से क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, ये तो होमवर्क है फिलहाल. दिस इज योर होमवर्क. लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन. 7.45 ग्राम ऑफ KCl आर डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर. 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया गया उसको. KCl डिसोशिएट्स कंप्लीटली इन वाटर. व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन? सिंपल आपको क्या लगाना है, डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इंटू M और यहाँ पे I से मल्टीप्लाई आपका होगा. ठीक, ये चीज आपको यहाँ पे लगा देनी है. ऑल्सो KCl, तो K प्लस और Cl माइनस में ब्रेक होगा कुछ इस तरीके से, तो ये भी कर लेना. तो ये भी सिंपल चीज है. क्वेश्चन इजी है. तो ये थे आपके कुछ इजी क्वेश्चंस. मतलब कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन नहीं आए होंगे. ओके, बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का पर्सनल एक वीडियो आएगा 30 मिनट्स का, जिसमें आपको पूरे इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मतलब क्वेश्चंस मिल जाएंगे. पूरे मतलब जितने आपके बोर्ड में आए होंगे, जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब कुछ. फिलहाल ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे थे केवल. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर. बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग.